कैसे हो दोस्तों। स्वागत है आपका द नॉलेज हॉल चैनल पे। आज हम बात करेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी कि हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में। तो देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में पूरी जानकारी। लेकिन उससे पहले सब्सक्राइब का रेड बटन ज़रूर दबा दीजिए ताकि देश विदेश की और बहुत सारी नॉलेज मैं आप तक पहुंचा पाऊं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन या जिसे हड़प्पा सिविलाइजेशन भी बोलते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की प्राचीन नदी घाटी सभ्यताओं में से एक प्रमुख सभ्यता है, जो मुख्य रूप से दक्षिण एशिया के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में, जो आज तक उत्तर पूर्व अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान के उत्तर पश्चिम और उत्तर भारत में फैली है। प्राचीन मिस्र और मेसोपोटामिया की प्राचीन सभ्यता के साथ यह प्राचीन दुनिया की सभ्यताओं के 3 शुरुआती कलाक्रमों में से एक थी और इन तीनों में से सबसे व्यापक तथा सबसे चर्चित भी। सम्मानित पत्रिका नेचर मैगजीन में प्रकाशित शोध के अनुसार यह सभ्यता यानी कि यह सिविलाइजेशन कम से कम 8000 साल पुरानी है। यह हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानी जाती है। इसका काल यानी कि इसका पीरियड जो है वो ब्रॉन्ज एज कहा जाता है। इसका विकास सिंधु और घग्गर यानी कि हकड़ा भी कहते हैं उसको, जो कि प्राचीन सरस्वती है, उसके किनारे हुआ था। हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, कालीबंगा, लोथल, धोलावीरा और राखीगढ़ी इसके प्रमुख केंद्र थे। दिसंबर 2014 में भिरडाना को सिंधु घाटी सभ्यता का अब तक का खोजा गया सबसे प्राचीन, सबसे पुराना नगर माना गया है। ब्रिटिश काल में हुई खुदाइयों के आधार पर पुरातत्ववेता यानी कि आर्कियोलॉजिक और इतिहासकारों ने अनुमान दिया है कि यह अत्यंत विकसित सभ्यता थी, बहुत ही डेवलप्ड थी ये, और ये शहर अनेक बार बसे और उजड़े हैं। 7वीं शताब्दी यानी कि 7th सेंचुरी में पहली बार जब लोगों ने पंजाब प्रांत में ईंटों के लिए मिट्टी की खुदाई की, तब उन्हें वहां से बनी बनाई ईंटें मिली, जिसे लोगों ने भगवान का चमत्कार माना और उनका उपयोग घर बनाने में किया। उसके बाद 1826 में चार्ल्स मेसन ने पहली बार इस पुरानी सभ्यता को खोजा। कनिंघम ने 1856 में इस सभ्यता के बारे में सर्वेक्षण किया। 1856 में कराची से लाहौर के बीच में रेलवे लाइन के निर्माण के दौरान बर्टन बंधुओं द्वारा हड़प्पा स्थल की सूचना सरकार को दी। इसी क्रम में 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम के निर्देशन में भारतीय पुरातत्व विभाग यानी कि इंडियन आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट की स्थापना की गई। 1902 में लॉर्ड कर्जन द्वारा जॉन मार्शल को भारतीय पुरातत्विक विभाग का महानिदेशक बनाया गया, डायरेक्टर बनाया गया। फ्लीट ने इस पुरानी सभ्यता के बारे में एक लेख लिखा था। 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा का उत्खनन किया। इस प्रकार इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता रखा गया व दयाराम साहनी को इसका खोजकर्ता माना गया, इन्वेंटर माना गया, डिस्कवरर माना गया। यह सभ्यता सिंधु नदी घाटी में फैली हुई थी, इसलिए इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता रखा गया, इंडस वैली सिविलाइजेशन जिसे कहते हैं। प्रथम बार नगरों के उदय के कारण इसे प्रथम नगरीकरण भी कहा जाता है। प्रथम बार कांस्य के प्रयोग के कारण इसे कांस्य सभ्यता भी कहा जाता है, यानी कि यहाँ पे ब्रॉन्ज सबसे पहली बार यूज हुआ था। सिंधु घाटी सभ्यता के 1400 केंद्रों को खोजा जा सका है, जिसमें से 925 केंद्र भारत में हैं। 80% स्थल सरस्वती नदी और उसकी सहायक नदियों के आसपास है। अभी तक कुल खोजों में से 3% स्थलों का ही उत्खनन हो पाया है। नए शोध में सिंधु घाटी सभ्यता से भगवान शिव और नाग के प्रमाण मिले हैं। उस आधार पर कहा गया है कि यह सभ्यता निषाद जाति भील से संबंधित रखती होगी। अब हम बात करेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी कि हड़प्पा सिविलाइजेशन के फाइनेंसेस के बारे में, यानी कि आर्थिक जीवन के बारे में, कि वो आर्थिक जीवन में क्या करते थे।
सबसे पहला है कृषि एवं पशुपालन। आज के मुकाबले सिंधु प्रदेश पूर्व में बहुत उपजाऊ था। ईसा पूर्व चौथी सदी में सिकंदर के एक इतिहासकार ने कहा था कि सिंध इस देश के उपजाऊ क्षेत्रों में गिना जाता था। पूर्व काल में प्राकृतिक वनस्पति बहुत थी, जिसके कारण यहाँ अच्छी वर्षा होती थी, रेन अच्छी होती थी। यहाँ के वनों से ईंटें पकाने और इमारत बनाने के लिए लकड़ी बड़े पैमाने पर इस्तेमाल में लाई गई, जिसके कारण धीरे धीरे वनों का विस्तार सिमटता गया। सिंधु की उर्वरता का एक कारण सिंधु नदी से प्रतिवर्ष आने वाली बाढ़ भी थी। गांव की रक्षा के लिए खड़ी पकी ईंट की दीवार इंगित करती है बाढ़ हर साल आती थी। यहाँ के लोग बाढ़ के उतर जाने के बाद नवंबर के महीने में बाढ़ वाले मैदानों में बीज बो देते थे और अगली बाढ़ के आने से पहले अप्रैल महीने में गेहूं और जौ की फसल काट लेते थे। यहाँ कोई फावड़ा या फाल तो नहीं मिला है, लेकिन कालीबंगा की प्राक हड़प्पा सभ्यता के जो कूट या जिसे हरलेखा भी कहते हैं, हल रेखा मिले हैं, उनसे आभास होता है कि राजस्थान में इस काल में हल जोते जाते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग गेहूं, जौ, राई, मटर, ज्वार आदि अनाज पैदा करते थे। वे 2 किस्म की गेहूं पैदा करते थे। बनावली में मिला जौ उन्नत किस्म का है। इसके अलावा वे तिल और सरसों भी उपजाते थे। सबसे पहले कपास भी यहीं पैदा की गई। इसी के नाम पर यूनान के लोग इसे सिंडन कहने लगे। हड़प्पा एक कृषि प्रधान संस्कृति थी, पर यहाँ के लोग पशुपालन भी करते थे। बैल, गायें, भैंस, बकरी, भेड़ और सूअर पाला जाता था। हड़प्पाई लोगों को हाथी तथा गैंडे का ज्ञान भी था। हड़प्पा में पशुपालन एक दूसरे व्यवसाय के तौर पर किया जाता था। यह लोग दूध, मांस, उनके कृषि के कार्य और भार ढोने के लिए इनका प्रयोग किया करते थे। यह लोग गायें, भैंस, भेड़, बकरी, बैल, कुत्ते, बिल्ली, मोर, हाथी, सूअर, बकरी व मुर्गियां पाला करते थे। इन लोगों को घोड़े और लोहे की जानकारी नहीं थी। ये घोड़े और लोहे के बारे में नहीं जानते थे। हड़प्पा के लोग तांबा खेतड़ी राजस्थान से प्राप्त करते थे व सोना दक्षिण भारत से प्राप्त करते थे। अब हम देखेंगे इनके उद्योग धंधे। औद्योगिक धंधों में ये क्या करते थे। यहाँ के नगरों में अनेक व्यवसाय धंधे प्रचलित थे। मिट्टी के बर्तन बनाने में ये लोग बहुत कुशल थे। मिट्टी के बर्तनों पर काले रंग से भिन्न भिन्न प्रकार के चित्र बनाए जाते थे। कपड़ा बनाने का व्यवसाय उन्नत अवस्था में था। उसका विदेशों में भी निर्यात होता था, एक्सपोर्ट होता था। जौहरी का काम भी उन्नत अवस्था में था। मनके और ताबीज़ बनाने का कार्य भी लोकप्रिय था। अभी तक लोहे की कोई वस्तु नहीं मिली है, अतः सिद्ध होता है कि इन्हें लोहे का ज्ञान नहीं था। ये लोग आयरन के बारे में नहीं जानते थे। और इनका व्यापार, यहाँ के लोग आपस में पत्थर, धातु, शल्क, हड्डी आदि का व्यापार करते थे। एक बड़े भूभाग में ढेर सारी सील, एक रूप लिपि और मानकीकृत माप तोल के प्रमाण मिले हैं। वे चक्के से परिचित थे और संभवतः आजकल के इक्के यानी कि रथ जैसा कोई वाहन प्रयोग करते थे। ये अफ़गानिस्तान और ईरान से व्यापार करते थे। इन्होंने उत्तरी अफ़गानिस्तान में एक वाणिज्यिक उपनिवेश स्थापित किया था, जिससे उन्हें व्यापार में सहूलियत होती थी। बहुत सी हड़प्पाई सील मेसोपोटामिया में मिली हैं, जिनसे लगता है कि मेसोपोटामिया से भी उनका व्यापारिक संबंध था। मेसोपोटामिया के अभिलेखों में मेलूहा के साथ व्यापार के प्रमाण मिले हैं। साथ ही 2 मध्यवर्ती व्यापार केंद्रों का भी उल्लेख मिलता है, दिलमुन और माकन। दिलमुन की पहचान शायद फारस की खाड़ी के बहरीन के साथ की जा सकती है। अब हम बात करेंगे इनके राजनीतिक जीवन यानी कि पॉलिटिकल में क्या थे ये। इतना तो स्पष्ट है कि हड़प्पा की विकसित नगर निर्माण प्रणाली, विशाल सार्वजनिक स्नानगारों का अस्तित्व और विदेशों से व्यापारिक संबंध किसी बड़ी राजनीतिक सत्ता के बिना नहीं हुआ होगा, पर इसके पुख्ता प्रमाण नहीं मिले हैं कि यहाँ के शासक कैसे थे और शासन प्रणाली का स्वरूप क्या था। लेकिन नगर व्यवस्था को देखकर लगता है
कि कोई नगर निगम जैसी स्थापनीय स्वशासन वाली संस्था थी। अब हम बात करेंगे इनके धार्मिक जीवन के बारे में, इनके रिलीजन या क्या इनके रिचुअल बिलीफ्स थे उसके बारे में हम बात करेंगे। हड़प्पा में पकी मिट्टी की स्त्री मूर्तिकाएं भारी संख्याओं में मिली हैं। एक मूर्ति में स्त्री के गर्भ से निकलता एक पौधा दिखाया गया है। विद्वानों के मत में यह पृथ्वी देवी की प्रतिमा है और इसका निकट संबंध पौधों के जन्म और वृद्धि से रहा होगा। इसलिए मालूम होता है कि यहाँ के लोग धरती को उर्वरता की देवी समझते थे और इसकी पूजा उसी तरह करते थे जिस तरह मिस्र के लोग नील नदी की देवी आइसिस की। लेकिन प्राचीन मिस्र की तरह यहाँ का समाज भी मातृ प्रधान था कि नहीं, यह कहना मुश्किल है। कुछ वैदिक सूत्रों में पृथ्वी माता की स्तुति है। धोलावीरा के दुर्ग में एक कुआं मिला है जिसमें नीचे की तरफ जाती सीढ़ियां हैं और उसमें एक खिड़की थी जहां दीपक जलाने के सबूत मिलते हैं। उस कुएं में सरस्वती नदी का पानी आता था, तो शायद सिंधु घाटी के लोग उस कुएं के जरिए सरस्वती की पूजा करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के नगरों में एक सील पाया जाता है जिनमें एक योगी का चित्र है, 3 या 4 मुख वाला। कोई विद्वान मानते हैं कि यह योगी शिव है। मेवाड़, जो कभी सिंधु घाटी सभ्यता की सीमा में था, वहाँ आज भी 4 मुख वाले शिव के अवतार एकलिंगनाथ जी की पूजा होती है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग अपने शवों को जलाया करते थे। मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा जैसे नगरों की आबादी करीब 50,000 थी, पर फिर भी वहाँ से केवल 100 के आसपास ही कब्रें मिली हैं, जो इस बात की ओर इशारा करती है कि वे शव जलाते थे। लोथल, कालीबंगा आदि जगहों पर हवन कुंड मिले हैं, जो कि उनके वैदिक होने का प्रमाण है। यहाँ स्वास्तिक के चित्र भी मिले हैं। कुछ विद्वान मानते हैं कि हिंदू धर्म द्रविड़ों का मूल धर्म था और शिव द्रविड़ों के देवता थे, जिन्हें आर्यों ने अपना लिया। कुछ जैन और बौद्ध विद्वान यह भी मानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता जैन या बौद्ध धर्म के थे, पर मुख्यधारा के इतिहासकारों ने यह बात नकार दी और इसके अधिक प्रमाण भी नहीं है। प्राचीन मिस्र और मेसोपोटामिया में पुरातत्वविदों को कई मंदिरों के अवशेष मिले हैं, पर सिंधु घाटी में आज तक कोई मंदिर नहीं मिला। मार्शल आदि कई इतिहासकार मानते हैं कि सिंधु घाटी के लोग अपने घरों में, खेतों में या नदी किनारे पूजा किया करते थे, पर अभी तक केवल बृहत स्नानागार या विशाल स्नानाघर ही एक ऐसा स्मारक है जिसे पूज्य स्थल माना गया है। जैसे आज हिंदू गंगा में नहाने जाते थे, वैसे ही सैंधव लोग यहाँ नहाकर पवित्र हुआ करते थे। अब हम बात करेंगे इनके शिल्प और तकनीकी ज्ञान के बारे में। इस युग के लोग पत्थरों के बहुत सारे औजार तथा उपकरण प्रयोग करते थे, पर वे कांसे के निर्माण से भली भांति परिचित थे। तांबे तथा टिन मिलाकर धातु शिल्पी कांसे का निर्माण करते थे, ब्रॉन्ज का निर्माण करते थे। हालांकि यहाँ दोनों में से कोई भी खनिज प्रचुर मात्रा में उपलब्ध नहीं था, सेटिस्फैक्ट्री या इनफ चीज़ें नहीं थी। सूती कपड़ा भी बुने जाते थे, लोग नाव भी बनाते थे, बोट्स भी बनाते थे। मुद्रा निर्माण, मूर्ति का निर्माण के साथ बर्तन बनाना भी प्रमुख शिल्प था। प्राचीन मेसोपोटामिया की तरह यहाँ के लोगों ने भी लेखन कला का आविष्कार किया था, कैलीग्राफी का। हड़प्पाई लिपि का पहला नमूना 1853 ईस्वी में मिला था और 1923 में पूरी लिपि प्रकाश में आई, परंतु अब तक पढ़ी नहीं जा सकी। लिपि का ज्ञान हो जाने के कारण निजी संपत्ति का लेखा जोखा आसान हो गया था। व्यापार के लिए उन्हें माप तौल की आवश्यकता हुई और उन्होंने इसका प्रयोग भी किया। बाट की तरह की कई वस्तुएं मिली हैं। उनसे पता चलता है कि तौल में 16 या उसके आवर्तकों जैसे 16, 32, 48, 64, 160, 320, 640, 1280 इत्यादि का उपयोग होता था। दिलचस्प बात यह है कि आधुनिक काल तक भारत में 1 रुपया 16 आने का होता था। 1 किलो में 4 पाव होते थे और हर पाव में 4 कनवा, यानी 1 किलो में कुल 16 कनवा। अब हम बात करेंगे इनके अवसान यानी कि एक्सपायरी के बारे में। यह सभ्यता मुख्यतः
2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक रही, यानी कि 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक रही। ऐसा आभास होता है कि यह सभ्यता अपने अंतिम चरण में हास्योन्मुख थी। इस समय मकानों में पुरानी ईंटों के प्रयोग की जानकारी मिलती है। इसके विनाश के कारणों पर विद्वान सहमत नहीं हैं। वाल्मीकि रामायण के उत्तराखंड के 100वां और 101वां सर्ग में है कि सिंधु नदी और उसके तट पर बसे गंधर्वों से राम के भाई भरत ने अपने पुत्र तक्ष के लिए भीषण युद्ध किया था, जो 7 दिन और 7 रात तक चलता रहा। सिंधु घाटी सभ्यता के अवसान के पीछे विभिन्न तर्क दिए जाते हैं, जैसे आक्रमण, जलवायु परिवर्तन एवं पारिस्थितिक असंतुलन, बाढ़ तथा भूतात्विक परिवर्तन, महामारी, आर्थिक कारण आदि। ऐसा लगता है कि इस सभ्यता के पतन का कोई एक कारण नहीं था, बल्कि विभिन्न कारणों से मेल से ऐसा हुआ था, जो अलग अलग समय या एक साथ होने की संभावना है। मोहनजोदाड़ो में नगर और जल विकास की व्यवस्था से महामारी की संभावना कम लगती है। भीषण अग्निकांड के भी प्रमाण प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदाड़ो के एक कमरे में से 14 नर कंकाल मिले हैं, जो आक्रमण, आगजनी, महामारी के संकेत हैं। तो दोस्तों, ये था इंडस वैली सिविलाइजेशन या हड़प्पा सिविलाइजेशन, जिसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं, उसके बारे में जानकारी। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। जाते जाते इस वीडियो पे लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय, नमस्कार।